2 नवंबर की सुबह दिल्ली में गहमा गहमी थी। राजघाट पर पुलिस बढ़ा दी गई थी। उम्मीद थी कि पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस जाने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल बापू की समाधि पर जाएंगे। हालांकि केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। उल्टा उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता दिया। केजरीवाल कब तक ईडी के समन को टाल सकते हैं? जांच एजेंसी के सामने आगे क्या विकल्प मौजूद हैं? एक्सप्लेनर में जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। पहला सवाल, सीएम केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी भेजकर पूछताछ में शामिल न होने की क्या वजह बताई? जवाब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजी चिट्ठी में 4 प्रमुख बातें कही हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पास शासन और आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं जिनके लिए मेरी उपस्थिति जरूरी है, खासकर दीपावली से पहले। ऐसे में कृपा कर समन को रिकॉल करें। समन में ये साफ नहीं है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। केस में मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या संदिग्ध के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर, इसकी कोई जानकारी नहीं है। 30 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं ने बयान दिया कि सीएम केजरीवाल को वारंट भेजकर गिरफ्तार किया जाएगा। उसी शाम मुझे समन भेजा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि मुझे समन भेजने की खबर बीजेपी नेताओं को लीक की गई। एक और सवाल उसमें रखा गया, सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए, अब ईडी के पास क्या विकल्प मौजूद हैं? इसका जवाब यह है कि समन भेजे जाने के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर अब आगे ईडी के सामने ये विकल्प है। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से पेश होने के लिए नया समन भेजा जाएगा। कोई भी व्यक्ति ईडी के समन को सिर्फ 3 बार इग्नोर कर सकता है। अगर केजरीवाल आगे भी 2 बार समन के बावजूद पेश नहीं होते हैं तो ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी करवा सकती है। ये वारंट कोर्ट के ऑर्डर से पास होगा। ऐसे में केजरीवाल को तय समय और डेट पर हर हाल में पेश होना होगा। अगर गैर जमानती वारंट के बावजूद केजरीवाल खुद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। एक और सवाल, अरविंद केजरीवाल के पास अब आगे क्या रास्ते हैं? इसका जवाब यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास भी मोटे मोटे तौर पर 2 विकल्प दिख रहे हैं। सीएम केजरीवाल ईडी के भेजे गए समन के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट में वो समन की कानूनी वैधता को चैलेंज कर उसे रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट केजरीवाल की अपील पर दिल्ली शराब घोटाला केस में उन्हें अग्रिम जमानत दे सकती है। अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से दोबारा भेजे गए समन पर पेश होकर जांच में मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ एजेंसी को गैर जमानती वारंट जारी कराने की जरूरत नहीं होगी। एक और सवाल है, ईडी और केजरीवाल की इस रस्साकशी के राजनीतिक मायने क्या हैं? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल गिरफ्तार होंगे ना या नहीं, ये मामला कानून से ज़्यादा राजनीतिक है, इसलिए इसे राजनीतिक नज़रिए से ही देखने की ज़रूरत है। ईडी इस बात की व्याख्या नहीं करता कि कोई व्यक्ति विटनेस है या सस्पेक्ट है। इसी बात का फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। केजरीवाल कानूनी सलाह पर ही ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे होंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के सुप्रीम कोर्ट में रद्द होने से केंद्र सरकार का मनोबल बढ़ा है। उसे लग रहा है कि ये मजबूत केस है जिसे किसी भी अदालत में साबित कर सकते हैं। इसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी तक के भी विकल्प हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो सरकार के लिए ये मुश्किल भरा भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि जनसंघर्ष और मूवमेंट से शुरू हुई पार्टी है। अब उस पार्टी के सीएम को या इतने बड़े नेता को अचानक से गिरफ्तार किया जाता है तो जनता में केंद्र को लेकर गलत संदेश जा सकता है। आप इंदिरा गांधी वाला वो एक क्लासिक केस हमेशा याद रखिए, उसको मैंने कई और एक्सप्लेनर में भी आपके सामने रखा। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी ऐसी नहीं थी, एक दिन के लिए कहीं पर रोका गया था, पर वो गिरफ्तारी इतनी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई और उस गिरफ्तारी ने जनता पार्टी का बंटाधार कर दिया था। उस समय पर सरकार की सरकार चली गई थी। कई बार बहुत भारी पड़ जाता है। केंद्र पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पहले से लग रहे हैं तो इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। लालू यादव भ्रष्टाचार के केस में जेल तक गए हैं, उन पर आरोप तय हुए, सजा हुई, इसके बावजूद उनकी पार्टी चुनाव में और ज़्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई का क्या पॉलिटिकल असर होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। क्या ईडी के पास सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ताकत है या उसे किसी से परमिशन की जरूरत है? आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई मुख्यमंत्री हैं, गिरफ्तार किए जा सकते हैं क्या सामान्य तौर पर? केंद्र की 3 सबसे ताकतवर जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी और एनआईए। ईडी की बात करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की ताकत से लैस है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसके पास असीमित ताकत है। ये केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल, तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। साफ है कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करना हुआ तो ईडी को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सीबीआई केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। इसके बावजूद इस संस्था को किसी राज्य में घुसने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर जांच चल रही हो तो सीबीआई कहीं भी जांच कर सकती है। आपको याद होगा, पहले सीबीआई बड़ी चर्चा में रहती थी, फिर बाद में ये हुआ कि राज्यों की परमिशन के बिना सीबीआई जो है वो जांच पड़ताल नहीं कर सकती। उसके बाद से ईडी जो है वो अस्तित्व में, तो इसको भी एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाया गया कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का कथित तौर पर बेजा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, एनआईए, आपने बहुत सुना। आतंकवादी जितने मामले होते हैं उनमें एनआईए जांच पड़ताल करता है। इसकी कानूनी ताकत जो है एनआईए 2008 से इसको मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन इसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। क्या पहले भी कोई आरोपी 3 बार से ज्यादा ईडी के समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुआ है? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। हाँ, 27 सितंबर को ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पेश होने के लिए 5वीं बार समन भेजा था। इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। रांची में हुए एक जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी सोरेन को समन भेज रही है। हालांकि सोरेन इसे गैर कानूनी बताकर पेश ही नहीं हो रहे हैं। हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा था। इसके बाद सोरेन के वकील ने बार बार समन भेजने को गैर कानूनी और परेशान करने वाला बताकर हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जांच में सहायता करने के बावजूद केंद्र के इशारे पर ईडी उन्हें परेशान कर रही है। ये मामला अब कोर्ट में है और ईडी ने सोरेन को न तो अब तक गिरफ्तार किया और न ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अरविंद केजरीवाल भी आगे आने वाले दिनों में समन को इसी तरह से टाल सकते हैं, लेकिन उनको लेकर क्या रुका जाएगा उतना जितना हेमंत सोरेन को लेकर रुके हैं? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, आने वाले दिनों में पता लगेगा। एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर क्या फैसला सुनाया था जो केजरीवाल के लिए संजीवनी साबित हो सकता है? पिछले महीने 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह M3M के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसी ये उम्मीद नहीं कर सकती है कि जिस आरोपी को समन जारी किया गया वो अपने गुनाह को कबूल कर ले। ईडी ये उम्मीद नहीं कर सकती है कि पूछताछ के दौरान आरोपी अपना बयान उसके सामने दर्ज करा ही दे। अगर समन के बावजूद कोई आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो आरोपी को सिर्फ इसलिए पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आरोप से जुड़े कन्फर्म सबूत मिलने पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यही वो फैसला है जो केजरीवाल या हेमंत सोरेन के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। शराब घोटाले में लेटेस्ट क्या हुआ है कि जांच केजरीवाल तक पहुंच गई, ये भी थोड़ा जान लीजिए। कथित शराब घोटाले में एक बड़ा मोड़ 3 दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कहा घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। कोर्ट ने 47 पेज के अपने जजमेंट में संकेत दिए हैं कि पहली नजर में सिसोदिया के खिलाफ केस बन रहा है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि शराब नीति में प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिहाज से बदलाव किए गए। सुप्रीम कोर्ट ईडी के इस आर्गुमेंट पर भी भरोसा करती दिख रही है कि शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया जिससे उन्हें 338 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मनी ट्रेल में कुछ गड़बड़ झाला है जिसकी प्रॉपर जांच करना जरूरी है। इस फैसले से यह भी साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया को अगले 6 से 8 महीने जेल में ही रहना पड़ सकता है। कोर्ट के मौजूदा रुख से ईडी को नई संजीवनी मिल गई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा। केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद अब दोबारा से ईडी समन भेजने की तैयारी कर रही है। इसी साल अप्रैल में सीबीआई भी उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सीबीआई ने उनको गवाह के तौर पर बुलाया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के पास केजरीवाल से संबंधित एक विटनेस है और उन्हें इस बार संदिग्ध के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।